हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मेरी इस वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार रहा होगा। पिछली वीडियो में आपको मैंने चंपावत और मोहान के आदमखोर टाइगर्स की कहानी सुनाई। कैसे इन मैन ईटर्स ने उत्तराखंड के जंगलों में अपना भय कायम कर लिया था। कितने शिकारी इन खुखार मैन ईटर्स का शिकार करने आए, पर किसी के भी हाथ सफलता नहीं लगी। ऐसे में वहाँ के पहाड़ी लोग मैन ईटर्स को अंधविश्वास से जोड़कर देखने लगे थे। उन लोगों के कहने के अनुसार ये सब जितनी भी मानव हत्याएं की जा रही हैं, वो सब बुरी आत्माओं द्वारा की जा रही थी। आदमियों का शिकार किसी जानवर द्वारा नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा द्वारा किया जा रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना था। जिम कॉर्बेट ही वो आदमी थे जिन्होंने इन बुरी आत्माओं से उन बेबस लाचार पहाड़ी वासियों को बचाया। पहाड़ी लोगों के दिलों में आज भी कॉर्बेट साहब बड़े ही चाव से बसते हैं। चलिए आज की कहानी पर बढ़ते हैं। कांडा के नरभक्षी के शिकार का एक किस्सा कुछ इस प्रकार से है, वो जो मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। कांडा के पास एक गांव में एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र कम से कम 65-70 साल थी, और उसके साथ उसका बेटा जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल थी। वो दोनों साथ रहते थे। उनके अलावा उनके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा था। जो बूढ़ा आदमी था वो प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स की तरफ से जंग लड़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 और 15 के अक्रॉस। वो पूर्व फौजी था, इसलिए वो चाहता था कि उसका बेटा भी फौज में भर्ती हो जाए। अपने बाप के सपने को साकार करने के लिए एक दिन वो लड़का फौज की भर्ती देने के लिए गढ़वाल पहुंचा और किस्मत से उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन ट्रेनिंग में जाने से पहले वो 4-5 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया, ताकि अपनी ज़रूरत का सामान लेकर वो वापस अपने साथ लेके चले जाए। जब वो अपने गांव पहुंचा तब उसका बाप घर पर नहीं था। आसपास के लोगों ने उसको बताया कि वो दूर खेतों में हल चलाने गया है और हो सके तो वो शाम तक ही लौटेगा। ऐसे में उस लड़के ने पड़ोस के घर से कुछ खाना खाने के बाद वो गांव के और लोगों के साथ अपनी गाय भैंसों के लिए पत्ते काटने के लिए जंगल में चला गया। जैसा जंगलों में होता है कि अपने मवेशियों के लिए लोग पेड़ों पर चढ़कर हरे पत्तियां काटते हैं, इसीलिए वो लड़का भी अन्य लोगों के साथ जंगल में चला गया था। जंगल में जाने के बाद एक पेड़ को चुनकर, जिस पर खूब सारी हरी पत्तियां थी, वो उस पर चढ़ गया। तभी वहाँ पास ही में उपस्थित उस खुखार शेर ने उसको पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। वो शेर दबे हुए कदमों से पास ही में खड़े एक मोटे सेमल पेड़ के पीछे छिप गया। जब लड़का पर्याप्त पत्ते काट चुका था तो वो नीचे उतरा और झुककर नीचे पड़ी पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। तभी मौका पाकर शेर ने उस लड़के को अपने मुंह में दबोच लिया और इस पूरे वाक़ये के दौरान उस लड़के की चीख भी नहीं निकल पाई। शाम होने पर जब उसका बाप वापस घर पर लौटा तो उसे अपने बेटे के आने की खबर सुनी। अपने बेटे की आने की खबर सुनकर वो काफ़ी खुश हुआ। और तो और गांव वाले उसको बधाई भी दे रहे थे, क्योंकि उसके बेटे का सिलेक्शन फ़ौज में हो गया था। लेकिन इतनी शाम ढलने के बाद भी वो लड़का वापस घर पर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे चिंता सताने लगी और वो दौड़ दौड़ कर आसपास के घरों में जाकर सबसे पूछता कि क्या किसी ने उसके लड़के को देखा है। अंतिम बार उस लड़के को उस पेड़ पर चढ़ते हुए देखा गया था और चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए गांव का कोई भी आदमी उस जंगल में जाने को तैयार नहीं था। वो बेसहारा आदमी लालटेन जलाकर रात भर जंगल में अपने बेटे को खोजता रहा। सुबह जब कुछ उजाला हुआ तो उसे पेड़ के पास खून के छींटे दिखाई पड़े। उनका पीछा करने पर वो अपने बेटे की लाश तक पहुंच गया। शेर ने बड़ी ही बेरहमी से उसे लगभग पूरा ही खा लिया था।
बचा कुचा अवशेष लेकर वो असहाय बाप वापस अपने गांव में लौट आया ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। अभी तो ये आप लोगों के बीच मैंने एक किस्सा रखा है, इसी प्रकार के बहुत से किस्से इस कांडा के मैन ईटर से रिलेटेड थे। अब कांडा के नरभक्षी का शिकार करना अति आवश्यकता है, इसलिए जिम कॉर्बेट कांडा के गांव पहुंचे और कांडा गांव पहुंचने के 14 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिम कॉर्बेट को अभी तक ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिले जिससे ये पता लगता हो कि शेर अभी भी उसी इलाके में है। 14 दिन बीतने के बाद 15वीं शाम जब जिम कॉर्बेट जंगल से वापस अपने डाक बंगले पर पहुंचे जहां पर वो रुके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को बताया कि इस खुखार शेर को गांव के बाहरी इलाके में अभी शाम के वक्त देखा गया है। चूँकि जिम कॉर्बेट के लौटने में अब रात हो चुकी थी, इसलिए अब तो कुछ नहीं किया जा सकता था। अगले दिन सवेरे जिम कॉर्बेट ने उस गांव का एक पूरा चक्कर लगाया, लेकिन शेर या उसके कोई भी फुटप्रिंट्स उनको दिखाई नहीं दिए। लेकिन तभी उनकी नज़र अपने से लगभग 25 फुट दूर एक बड़े सांप पर पड़ी जो पानी के छोटे से कुंड से अपनी प्यास बुझा रहा था। जिम कॉर्बेट ने 2 पत्थर उठाए और उस सांप को उन पत्थरों से मार डाला। सांप को मारने के पीछे का कारण जिम कॉर्बेट ये बताते हैं कि जब भी वो किसी आदमखोर शेर के अभियान पर निकले होते हैं और किसी सांप को मार देते हैं तो उनका अभियान अवश्य सफल होता है। स्पष्ट रूप से उनका ये जो दृष्टिकोण था वो अंधविश्वास था, लेकिन उनके कुछ शिकारी दोस्त भी किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वास को मानते थे। जैसे कि उनका एक दोस्त जो शिकारी था वो जब भी किसी बड़े शिकार पर जाता तो अपने साथ 5 कारतूस लेकर जाता था, ना 5 कारतूस से एक भी ज़्यादा ना एक उससे कम। उसी प्रकार से एक और उनका दोस्त था जो हमेशा 7 कारतूस लेकर चलता था। एक और दोस्त जिसकी गिनती उस समय उत्तर भारत के बड़े शिकारियों में की जाती थी। महाशीर मछली की एक प्रजाति है जो अधिकांशतः रामगंगा नदी जो कुमाऊं क्षेत्र में बहती है उसमें मिलती है। तो उस महाशीर मछली का शिकार करने के बाद ही वो शिकारी अपने अभियान पर निकलता था। इसी प्रकार का अंधविश्वास जिम कॉर्बेट साहब का सांपों से जुड़ा था। अब तक के कांडा अभियान में 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस 15वें दिन उन्हें पहली बार सांप को मारने के बाद लगा कि वो इस अभियान में अवश्य सफल होंगे। अब इस नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अगले दिन भी गांव के आसपास की जगहों का मुआयना किया। शाम होते होते उन्हें शेर के ताज़ा फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा ढल चुकी थी, ऐसे में अब फुटप्रिंट्स का पीछा नहीं किया जा सकता था। उस गांव के निवासियों की संख्या लगभग 100 के बराबर थी और वे सभी के सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। ऐसे में जिम कॉर्बेट साहब ने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि अगले सवेरे तड़के ही वो वापस आ जाएंगे। ये कहकर वो अपने डाक बंगले की तरफ चल पड़े जो यहाँ से लगभग 4 मील दूर था। रात में आराम करने के बाद अगली सुबह जब वो वापस गांव में पहुँचे तो एक काफ़ी उत्तेजक भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि पिछली रात शेर ने उसी गांव में एक जवान भैंस का शिकार किया था और वो उस भैंस को घसीटते हुए नीचे घाटी में लेकर चला गया था। जिम कॉर्बेट ने घाटी के निचले सिरे से एक चौड़ा चक्कर लगाया और गांव वालों द्वारा बताए गए उस स्थान के पास पहुंच गए जहां पर मारी गई भैंस के मिलने की उम्मीद थी। चूँकि गर्मी का महीना था और जो धूप थी वो सीधे पीठ पर पड़ रही थी, ऐसे में उनके हाथ पसीने से तरबतर हो गए थे। अगर शेर दिख भी गया तो गीले हाथों से राइफल का प्रयोग करना मुश्किल होता है,
यही सोचकर वो एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। जब पसीना कुछ हद तक सूख चुका तो यही सोचते हुए वो आगे बढ़े कि उन्हें ज़रूर आगे वो मरी हुई भैंस दिखाई देगी। आगे कुछ देर जब वो बढ़े तो उनको मरी हुई भैंस दिखाई दी, और अगर शिकार यहाँ है तो शेर भी यहीं कहीं आसपास ही होगा, इसलिए काफ़ी चौकन्ना होकर वो इंच बाय इंच आगे बढ़ने लगे। ऐसे में अचानक से उनके सिक्स सेंस ने उनको चिताया कि शेर हो ना हो उन्हें देख रहा है। बचपन से लेकर कर अभी तक जिम कॉर्बेट साहब ने अपना अधिकांश समय जंगलों में बिताया था। इसी कारण से जंगलों के बीच उनका सिक्स सेंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। इसी के बदौलत जंगलों में कई बार उनकी जान भी बची थी। ठीक इसी प्रकार के सेंस ने शेर को भी सचेत कर दिया था, और वो जिस जगह पर लेटा था वहाँ से उठकर आगे चल पड़ा था। जिम कॉर्बेट को शेर की सिर्फ पूंछ ही दिखाई दी। इतने पल में उनके पास ये मौका नहीं था कि वो उसके ऊपर गोली दाग सकें, लेकिन दूसरी बार शेर तब दिखा जब वो पहाड़ी के दूसरी तरफ कूदने ही वाला था। जिम कॉर्बेट को इस बार शेर पर निशाना लगाने के लिए कुछ सेकंड्स का ही समय मिला। उन्होंने झट से अपनी बंदूक जो है शेर की तरफ तान के उस पर गोली चला दी, और उन्हें लगा कि उनकी गोली ने शेर की कमर को तोड़ दिया है। शेर गोली लगने के बाद अपने बाईं तरफ लुढ़क पड़ा। ऐसे में जिम कॉर्बेट उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि शेर जो है ऊपर पहाड़ी की तरफ था, और वो शेर गोली लगने के बाद लुढ़कता हुआ सीधे इनके पैरों तक आ पहुंचेगा। लेकिन शेर लुढ़का तो सही, लेकिन बीच में ही खड़ा होकर वो दुगना तेजी से भाग निकला। जैसा वो सोच रहे थे कि उनकी गोली ने शेर की कमर को तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो सिर्फ मामूली रूप से घायल हुआ था। गोली चलने की आवाज़ गांव में भी सुनाई दी थी। ऐसे में शेर मरा नहीं था, ये जानकर गांव वाले दुखी हो गए। चूँकि शाम ढल चुकी थी, अब अगली सुबह पौ फटते ही वो फिर मरी हुई भैंस के पास आकर पहुँचे। उनको ये देखकर खुशी हुई कि शेर रात में वापस अपने शिकार पर लौटा था, और उसने उस मरी हुई भैंस का कुछ भाग खाया था। ऐसे में उन्होंने पास ही के पेड़ पर रात में बैठने की योजना बनाई, ताकि जब शेर शिकार पर लौटे तो वो उस पर गोली चला सकें। इतने में ही उन्हें नीचे घाटी की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई थी। जिम कॉर्बेट के अनुसार शेर के इस तरह बोलने के दो ही कारण हो सकते थे। पहला, या तो वो शेर अपने साथी की तलाश में है, या दूसरा कि वो सिर्फ मामूली रूप से घायल है। ऐसे में आपको एक बात पता होगी कि जिम कॉर्बेट को जंगलों में रहते रहते विभिन्न प्रकार के जानवरों और पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने में महारत हासिल थी। कई मौक़ों पर उन्होंने शेर को शेरनी की आवाज़ में पास बुलाकर उनका शिकार भी किया था, और कई मौक़ों पर उन्होंने कई सारे शेरों को एक जगह इकट्ठा पे करके उनकी वीडियोग्राफी भी की थी। चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं। जिम कॉर्बेट ने शेरनी की आवाज़ निकाली, और जिम कॉर्बेट द्वारा निकाली गई आवाज़ जो थी उसका उत्तर शेर ने भी लगातार दिया, लेकिन शेर आवाज़ तो देता रहा, लेकिन वो पास नहीं आया। वो पास इसलिए नहीं आया क्योंकि पिछली शाम उसी जगह पर जिम कॉर्बेट ने शेर को गोली मारी थी, और वो शेर वहीं पर घायल हुआ था, इसलिए वो शेर उस जगह पर वापस नहीं आना चाहता था। खैर, ये योजना भले ही विफल रही, लेकिन पेड़ पर बैठकर अभी भी शेर का शिकार किया जा सकता था। उन्होंने एक बाँच का पेड़ को चुना, जिस पर वो लगभग शाम 4 बजे बैठ गए। जिम कॉर्बेट को पेड़ों पर कम से कम 12 से लेकर 16 घंटों तक लगातार बैठने की आदत थी। जिस मोटी टहनी पर वो बैठे थे
वो ज़मीन से सिर्फ 8 फुट ऊंची थी। नॉर्मली इंसान की हाइट लगभग 6 फुट होती है और 6 फुट से 2 फुट और ऊंची उनकी हाइट थी। ऐसे में अगर शेर उन्हें दबोचने के लिए छलांग लगाए तो उसको छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर ही उन तक पहुंच सकता था। उनके पेड़ पर बैठने के कुछ ही देर बाद उनके सामने की तरफ से एक लंगूर जो है वार्निंग कॉल देते हुए बोल पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर जिम कॉर्बेट सचेत हो गए। उन्होंने देखा कि जो लंगूर है वो उन्हीं की तरफ मुंह करके बोल रहा है। उन्हें लगा कि लंगूर ने जिम कॉर्बेट साहब को ही लेपर्ड समझ लिया है, तभी वो उनको देखकर बोल रहा है। खैर, लंगूर बोलता रहा। अंधेरा होने के बाद लंगूर भी चुप हो गया। अंधेरा होते होते लगभग जब 2 घंटे बीत गए होंगे, तभी एक पत्थर ऊपर पहाड़ी से लुढ़कते हुए जिस पेड़ पर वो बैठे थे तो उसी पेड़ से आके टकराया। ऐसा लगा मानो कोई भारी जानवर पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। ये भारी जानवर और कुछ नहीं, ये शेर ही हो सकता है। जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि शेर नीचे घाटी की तरफ से आएगा, लेकिन शेर भी चालाक था। वो नीचे घाटी की तरफ से गोल चक्कर लगाकर नहीं, पहाड़ी की तरफ से नीचे उतर रहा था। अब पूरा माजरा जिम कॉर्बेट को समझ में आया। जिस लंगूर को वो उनको देखकर बोलता हुआ समझ रहे थे, वो उनको देखकर नहीं बल्कि उनके पीछे शेर को देखकर बोल रहा था। और शेर ने जिम कॉर्बेट को उस पेड़ पर चढ़ते हुए भी देख लिया था। अब जितनी योजना जिम कॉर्बेट साहब ने बनाई थी, अब वो सब फेल मार गई। अब बाजी पलट चुकी। अब अगर शेर का इरादा जिम कॉर्बेट को मारने का है तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब डरे डरे उन्होंने अपनी राइफल को अपने दाहिने हाथ और बगल में पकड़कर उसकी नाल का मुंह नीचे ज़मीन की ओर कर दिया, ताकि जैसे ही शेर पिछले पैरों पर खड़े होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो वो उसके माथे पर गोली दाग देंगे। तो वो चाहते तो ऐसे हवा में गोली चलाकर शेर को दूर भी भगा देते, लेकिन ऐसा करने से ये होता कि शेर ये क्षेत्र छोड़कर कहीं और चले जाता है। फिर उससे संपर्क करने में कई हफ्तों का समय लग सकता था। पिछले 15 दिन में तो ये पहली बार उनका संपर्क इस शेर से हुआ था। अब इस गोली चलाने की आवाज़ से क्या पता वो ज़्यादा दूर चले जाए तो उससे संपर्क ही ना हो पाए। ये सोचकर उन्होंने गोली नहीं चलाई। खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी, इस शेर ने उन पर हमला ही नहीं किया। पूरी रात जिम कॉर्बेट को मरी हुई भैंस का मांस फाड़ने और हड्डी चबाने की आवाज़ ही सुनाई दी। ऐसे में एक आदमखोर शेर जो आपसे कुछ ही दूरी पर मांस को चीर रहा हो, फाड़ रहा हो, काट के खा रहा हो, उसकी आवाज़ ही आपका खून जमा देगी। अगली सुबह जब कुछ हद तक रोशनी दिखाई देने लगी, कुछ सुबह होने लगी, कुछ कुछ उजाला होने लगा, तभी ऊपर से गांव वालों ने तेज़ आवाज़ में जिम कॉर्बेट को आवाज़ दी। ये सुनते ही शेर, जो रात का भोजन करने के बाद अपना पेट पूरा भरने के बाद पास ही की झाड़ियों में लेटा हुआ था, वो झाड़ी से निकलकर भागने लगा। अब हालांकि इतना उजाला नहीं हुआ था कि अच्छे से निशाना लगाया जा सके, फिर भी जिम कॉर्बेट ने अंदाजे में ही उस शेर पर गोली चला दी। गोली शेर को लगी भी और गोली लगते ही वो गुस्से में वापस छलांग मारते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने जिम कॉर्बेट के पास पहुंचकर छलांग लगाई, तभी जिम कॉर्बेट ने दूसरी गोली शेर के शरीर में उतार दी। अब गोली लगते ही शेर जिस दिशा में कूदा था उसकी दिशा बदल गई। उसने छलांग तो लगाई थी जिम कॉर्बेट पर, लेकिन गोली लगते ही वो बाएं तरफ कुछ दूरी से नीचे होते हुए 30 फुट नीचे गहरे चट्टान पर जा गिरा। चट्टान पर गिरने के बाद वो फिर उठा और झाड़ियों में गायब हो गया। अब क्योंकि वहाँ पर
जो पेड़ था, जिस पेड़ पर जिम कॉर्बेट साहब बैठे थे, उस पर जो है शेर के खून के छींटे भी पड़े। जिम कॉर्बेट उस पेड़ से नीचे उतरे और पेड़ से नीचे उतरते समय उनके कपड़ों में शेर का खून लग गया और वो पेड़ से नीचे उतरने के बाद शेर के पीछे चले गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर जो गांव वाले थे वो तेज़ी से नीचे उतरे और नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि जिम कॉर्बेट साहब जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ पर उनका कुछ अता पता नहीं है और उस पेड़ पर खून की कुछ बूंदें भी छिटकी पड़ी हैं। जिम कॉर्बेट साहब की टोपी नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी है। तब उन लोगों को लगा हो ना हो जिम कॉर्बेट साहब को तो शेर उठा कर लेकर चले गए। वो जिम कॉर्बेट का नाम लेकर तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगे, जिम कॉर्बेट साहब आप कहाँ हैं। अब इन लोगों की ये आवाज़ सुनकर जिम कॉर्बेट ने ऊंची आवाज़ में बोलकर उन लोगों को यकीन दिलाया कि वो अभी जिंदा हैं और जो खून पेड़ पर लगा हुआ है वो उनका नहीं बल्कि शेर का है। शेर जिस पर अभी अभी 2 गोली दागी गई थी, कुछ ही दूरी पर छोटे से कुंड में मरा पड़ा था। उसके खून से कुंड का सारा पानी लाल हो गया था। शेर मर चुका था, रोमांच सारा खत्म हो गया। अब शेर को गांव वालों द्वारा खूब खुशी से नाचते गाते गांव में लाया गया और वहाँ के बूढ़ी महिलाएं, बच्चे सभी ने उस नरभक्षी शेर को देखा जिसने इतने सालों से उस क्षेत्र में अपना आतंक मचाया हुआ था। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक की सुनाई गई कहानियों में कौन सी स्टोरी आपकी फेवरेट है और आगे आप लोग कौन सी कहानी मुझसे सुनना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।